हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन जीएस। तो फ्रेंड्स, वीकली करंट अफेयर 2023 के आज के वीडियो में हम लोग 9 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक के जितने भी करंट अफेयर्स होंगे उन सभी को विथ डिटेल्स एंड बेसिक के साथ डिस्कस करेंगे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग, सीएचएसएल, जीडी, पीसीएस, रेलवे वगैरह के जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो लोग इंडियन जीएस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए जानते हैं वीकली करंट अफेयर को। पहला पॉइंट क्या है? अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश बनी है। तो ये कौन है? ये मनप्रीत मोनिका सिंह जी हैं, जो कि अमेरिका की पहली महिला सिख न्यायाधीश बन गई है। और इन्होंने जनवरी 2023 में एज ए जज शपथ लिया है। और इन्होंने टेक्सास में लॉ नंबर 4 में हैरिस काउंटी सिविल कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। अब नेक्स्ट जानते हैं पहला डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन बना है। तो ये केरल बन गया है देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य। और ये केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन जी ने 7 जनवरी 2023 को केरल को बैंकिंग सेवा में पूरी तरह से डिजिटल बनाने वाले देश का पहला राज्य घोषित किया है इनके द्वारा। और डिजिटल के क्षेत्र में अपनी उन्नति के लिए केरल को 3 डिजिटल इंडिया पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं नेक्स्ट क्या है। लद्दाख की संस्कृति और भाषा की रक्षा के लिए केंद्र सरकार के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया है। और इसमें 17 सदस्य समिति होगा ये। और इसमें अध्यक्षता जो है वो करेंगे गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी के द्वारा अध्यक्षता किया जाएगा इस कमेटी का। अब नेक्स्ट जानते हैं स्पिरिट ऑफ माइलापुर पुरस्कार के बारे में। मतलब ये किसको प्राप्त हुआ है? तो ये मद्रास का जो संस्कृत कॉलेज है उनको ये दिया गया है स्पिरिट ऑफ माइलापुर पुरस्कार। अब एक सदी से भी पुराने शैक्षणिक संस्थान मद्रास संस्कृत कॉलेज को ये पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार गैर बैंकिंग वित्त कंपनी जिसका नाम है सुंदरम फाइनेंस के द्वारा दिया जाता है ये पुरस्कार। कॉलेज ने 1906 में संचालन की शुरुआत की थी। अब यह पुरस्कार सुंदरम फाइनेंस माइलापुर महोत्सव के 19वें संस्करण के दौरान प्रदान किया गया था। अब नेक्स्ट जानते हैं नेक्स्ट क्या है। रहमान राही जी का निधन हो गया है। तो ये कौन है? तो ये कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता रह चुके हैं रहमान राही जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। 9 जनवरी 2023 को इनका निधन हो गया है। अब ये कौन थे? तो ये पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे और प्रोफेसर भी थे। ये रहमान राही जी ने कविता संग्रह लिखे और प्रसिद्ध कवियों की रचनाओं का कश्मीरी भाषा में भी इनके द्वारा अनुवाद किया गया था। उन्हें अपने संग्रह सियाह रुद जैरन मंज के लिए 2007 में देश का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको दिया गया था। और उन्हें 2000 में पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया था रहमान राही जी को। तो ये काफ़ी चर्चित व्यक्तित्व थे, इनके बारे में जान लें। अब नेक्स्ट जानते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। तो ये भारत में सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है, इसको माना जाता है। और भारतीय संविधान के अंतर्गत मान्यता प्राप्त 22 जो भाषाएं हैं अनुसूचित भाषाओं, उनमें से किसी एक में लेखकों को उनके सर्वश्रेष्ठ रचनात्मक साहित्य लेखन के लिए हर साल दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब यह भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा दिया जाता है। ये पूछा जा सकता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है। तो ये भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा ये पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। यह 1961 में स्थापित किया गया था और पहला पुरस्कार जो है 1965 में दिया गया है। अब पुरस्कार में नगद पुरस्कार दिया जाता है, मतलब कुछ राशि दिया जाता है, और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, और एक वाग्देवी मतलब सरस्वती जी की कांस्य की प्रतिमा मतलब प्रतिकृति दी जाती है इस पुरस्कार में। तो इतना सारा इंफॉर्मेशन है ज्ञानपीठ पुरस्कार से रिलेटेड। अब नेक्स्ट जानते हैं पतंगराव कदम पुरस्कार के बारे में। और ये किसको मिला है? तो वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आदार पूनावाला जी को ये पुरस्कार दिया गया है, क्योंकि इनके द्वारा कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में योगदान देने के लिए पतंगराव को ये पुरस्कार चुना गया है। मतलब काफ़ी इन्होंने उस टाइम अपना काम किया था कोविड-19 के टाइम। अब पूनावाला डॉक्टर पतंगराव कदम मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति हैं ये। अब ये पतंगराव कदम
जी कौन थे? तो ये महाराष्ट्र राज्य के एक भारतीय राजनेता थे और उनकी स्मृति में यह पुरस्कार स्थापित किया गया है। अब नेक्स्ट जानते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर क्या है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है। तो ये कहाँ किया गया है? तो ये 8 जनवरी को गुजरात के अहमदाबाद में किया गया है, जिसमें G20 देशों पर केंद्रित एक थीम के साथ शुरू हुआ है। अब यह महोत्सव उत्तरायण के आधिकारिक उत्सव के हिस्से के रूप में 1989 से प्रतिवर्ष अहमदाबाद में आयोजित किया जा रहा है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित किया जाता है और ये प्रत्येक साल आयोजित किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव। नेक्स्ट जानते हैं पुस्तक ह्यूमन एनाटॉमी का विमोचन किया गया। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल के द्वारा ये इस पुस्तक का विमोचन किया गया है और इसमें डॉक्टर AK द्विवेदी की एक चिकित्सा पुस्तक ह्यूमन एनाटॉमी का विमोचन किया, जिसे हिंदी में मानव शरीर रचना विज्ञान कहा जाता है। पुस्तक को एक होम्योपैथिक चिकित्सा और डॉक्टर अश्विनी कुमार द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है इस पुस्तक को, और यह पुस्तक मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित की गई है। मतलब इनके द्वारा ये पुस्तक को प्रकाशित किया गया है। इसकी प्रस्तावना मध्य प्रदेश शासन में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा इसकी प्रस्तावना लिखी गई है। अब नेक्स्ट क्या है? सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये SS राजमौली जी को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार, और ये न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में इनको मिला है। अब SS राजमौली जी ने अपनी फिल्म RRR के लिए न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मतलब डायरेक्टर का शीर्ष पुरस्कार जीत लिया है। SS राजमौली की RRR फिल्म तेलुगु स्वतंत्रता सेनानियों जिनका नाम था अल्लूरी सीताराम राजू और कोमुरम भीम के जीवन पर आधारित एक काल्पनिक फिल्म है, मतलब कहानी है। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल एक अमेरिकी फिल्म क्रिटिक्स संगठन है जिसकी स्थापना जो है 1935 में न्यूयॉर्क डेली न्यूज के वांडा हेल में की गई थी इसकी स्थापना। अब आगे क्या है? गर्ल्स अंडर 15 स्क्वेयर्स का खिताब तो ये किनके द्वारा जीता गया है? तो ये अनाहत सिंह ने जनवरी 2023 में बर्मिंघम में सबसे प्रतिष्ठित ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट में गर्ल्स अंडर 15 स्क्वेयर्स खिताब जीत लिया है। तो ये जीता गया है अनाहत सिंह जी के द्वारा जीता गया है। अब ये 14 वर्षीय ने फाइनल में मिस्र की सोहेला हजेम को 3-1 से हरा दिया है और बाकी सब दिए गए हैं, देख लें। अब नेक्स्ट क्या है? यूपी ग्लोब सिटी अभियान ये किसके द्वारा शुरू किया गया है इस अभियान को? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, जिसमें G20 समिट से पहले 100 दिनों का अभियान ये है। अब ये अभियान का उद्देश्य क्या है कि राज्य में शहरी क्षेत्रों को वैश्विक मानकों तक लाना है, जिसमें शहरी सुविधाओं में सुधार, वायु गुणवत्ता, स्वच्छता और सौंदर्यीकरण के साथ साथ उचित कचरा निपटान पर ध्यान केंद्रित किया गया है इस अभियान के तहत। अब इस अभियान को राज्य के सभी 762 नगरीय निकायों में लागू किया जाएगा, मतलब पूरा यूपी इलाके में लागू किया जाएगा इस अभियान को। अब नेक्स्ट क्या है? न्यायालय ई प्रणाली की शुरुआत की गई है। तो ये क्या है? उस्मानाबाद जिला न्यायालय कामकाज की ई प्रणाली शुरू करने वाला महाराष्ट्र का पहला न्यायालय बन गया है। ये याद रखें कि उस्मानाबाद जो जिला न्यायालय है वो कामकाज की ई प्रणाली मतलब इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली शुरू करने वाला महाराष्ट्र का पहला न्यायालय बन चुका है। अब इस प्रणाली के तहत फाइलिंग, भुगतान और अन्य अदालती सेवाओं आदि सहित अदालत से संबंधित सभी कार्य मोबाइल ऐप या ऑनलाइन मोड के माध्यम से किया जा सकता है इसमें। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देशानुसार उस्मानाबाद कंप्यूटर सिस्टम
से चलने वाला जिले का पहला कोर्ट बन गया है। मतलब इसमें सुप्रीम कोर्ट भी ये अपना मोहर लगा दिया है और हाई कोर्ट भी मोहर लगा दिया है इसमें। अब नेक्स्ट क्या है, महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023, इसके बारे में जान लेते हैं। तो नीदरलैंड के टालोन ग्रिक्सपुर ने 7 जनवरी 2023 को पुणे में पुरुष एकल वर्ग में अपना पहला ATP मतलब एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स वर्ल्ड टूर का खिताब जीत लिया है। तो ये किसके द्वारा जीता गया है, तो ये नीदरलैंड के टालोन ग्रिक्सपुर जी हैं जो इनके द्वारा जीता गया है। अब उन्होंने फ्रांस के बेंजामिन बोंजी को हराकर ये खिताब जीता है। अब यह एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल के 250 आयोजनों का 27वां संस्करण था, जो भारत में खेला जाने वाला एकमात्र ATP टूर्नामेंट था और 2 से 7 जनवरी 2023 तक आयोजित किया गया था इस खेल को। नेक्स्ट क्या है, ATP के बारे में जानते हैं, मतलब एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल टूर के बारे में जानते हैं कि ये एक्चुअली है क्या। तो ये टूर जो है पुरुषों के लिए दुनिया भर में शीर्ष स्तरीय टेनिस टूर है, जिसका आयोजन एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स के द्वारा किया जाता है। ये याद रखें कि किसके द्वारा किया जाता है, तो ये एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। अब दूसरी श्रेणी का जो टूर है ATP चैलेंजर टूर है, जिसको दूसरी श्रेणी का टूर कहा जाता है। और तीसरा श्रेणी का क्या है, तो ये ITF मेंस वर्ल्ड टेनिस टूर है, जिसको थर्ड कैटेगरी का बोला जाता है। समकक्ष महिला संगठन WTA टूर है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये लंदन UK में ATP का मुख्यालय है और इसकी स्थापना 1990 में की गई थी। और इसके मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन है, तो ये मार्क यंग जी हैं और मुख्य व्यवसाय अधिकारी है डेनियल सानो। इतना याद रखें ATP के बारे में। अब आगे जानते हैं नेक्स्ट क्या है, सुरिंदर चावला बने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के नए CEO। जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है उसके नए CEO कौन बने हैं, तो ये सुरिंदर चावला जी बने हैं और मतलब RBI के द्वारा ये मंजूरी दिया गया है कि इनको बना दिया जाएगा इसका CEO। नेक्स्ट क्या है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बारे में जानते हैं कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक नोएडा में स्थित एक भारतीय डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवा कंपनी है। मतलब ये एक प्रकार का कंपनी है। अब इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 2010 में और इसके संस्थापक और CEO कौन है, तो ये विजय शेखर शर्मा जी इसके संस्थापक और CEO हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये नोएडा में इसका मुख्यालय सिचुएटेड है। नेक्स्ट जानते हैं, चेतन शर्मा BCCI की चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। तो ये कब चुने गए हैं, तो ये 7 जनवरी 2023 को चुना गया है इनको BCCI के अध्यक्ष के रूप में। मतलब ये पहले भी रह चुके थे और इसको फिर से चुना गया है BCCI के अध्यक्ष के रूप में, चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में। अब ये कौन है, तो ये एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर और राजनीतिज्ञ हैं, मतलब पॉलिटिशियन भी हैं, जिन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए तेज गेंदबाज के रूप में टेस्ट और वनडे भी इनके द्वारा खेला गया है। और अभी BCCI के प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है, तो ये रोजर बिन्नी जी हैं BCCI के अध्यक्ष। मतलब ये जो चुने गए हैं तो ये चयन समिति के अध्यक्ष हैं, मतलब जो रियल अध्यक्ष है वो रोजर बिन्नी जी हैं और ये जो हैं चेतन शर्मा जी, तो ये चयन समिति के अध्यक्ष हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं, बेंगलुरु और दिल्ली 2022 के शीर्ष प्रदर्शन वाले वैश्विक हवाई अड्डों में शामिल किए गए हैं। तो बेंगलुरु का जो हवाई अड्डा है, एयरपोर्ट है, और दिल्ली का जो एयरपोर्ट है, इन सभी दोनों को 2022 के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले वैश्विक हवाई अड्डे में शामिल किया गया है। अब जान लेते हैं, सीरियम एविएशन एनालिटिक्स ने 2022 के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले वैश्विक हवाई अड्डों की सूची जारी की है, जिसमें बेंगलोर का कंपेगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा
क्रमशः दूसरे और 7वें स्थान पर है। मतलब बेंगलोर का जो हवाई अड्डा है वो दूसरे स्थान पे है और दिल्ली का जो हवाई अड्डा है जिसका नाम है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये है 7वें स्थान पर इन लोगों का पोजीशन है। अब टोक्यो जापान में हानेडा हवाई अड्डा सूची में पहले स्थान पर है। मतलब जापान का जो हवाई अड्डा है वो फर्स्ट स्थान पर है। अब ये सीरियम एनालिटिक्स हर साल दुनिया भर में एयरलाइंस और हवाई अड्डों के लिए अपनी ऑन टाइम परफॉर्मेंस रैंकिंग प्रकाशित करता है। मतलब इनके द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है। अब नेक्स्ट क्या है, विश्व हिंदी दिवस मनाया गया 10 जनवरी को। मतलब ये प्रत्येक साल मनाया जाता है 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। अब इसे 1949 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी बोली जाने की वर्षगांठ के रूप में प्रत्येक साल मनाया जाता है। मतलब 1949 में जो संयुक्त राष्ट्र महासभा हुई थी वहाँ पर पहली बार हिंदी बोली गई थी और उसी को वर्षगांठ के तौर पे प्रत्येक साल मनाया जाता है 10 जनवरी को। अब 10 जनवरी 2006 को पहली बार विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था। वर्ष 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रथम विश्व हिंदी दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया था 1975 में। नेक्स्ट क्या है, भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये बीपीसीएल जो है भारत के अधीन एक भारतीय केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और यह बिना कोच्चि और मुंबई में 3 रिफाइनरियों का संचालन मतलब इनके द्वारा किया जाता है। कौन कौन से, तो ये एक बीना में सिचुएटेड है, एक कोच्चि में सिचुएटेड है और एक मुंबई में सिचुएटेड है। इनके 3 रिफाइनरी। अब यह दुनिया के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की 2020 फॉर्च्यून सूची में 309वें और फोर्ब्स 2021 ग्लोबल 2000 सूची में 792वें स्थान पर था। अब बीपीसीएल का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये मुंबई में स्थित है इसका मुख्यालय और इसकी स्थापना 1952 में की गई थी। और इसके प्रेजेंट में जो अध्यक्ष और एमडी कौन है, तो ये वेत्सा रामकृष्ण गुप्ता जी हैं इसके एमडी और अध्यक्ष, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर जिसको बोला जाता है। अब नेक्स्ट जानते हैं नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब नासा के बारे में जानते हैं कि नासा क्या है, क्या काम ये करता है। तो ये नासा अमेरिकी सरकार की एक स्वतंत्र एजेंसी है जो नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम का आयोजन करती है। मतलब स्पेस से रिलेटेड ये काम करती है, रॉकेट वगैरह ये लॉन्च करते रहती है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ये 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में, इसका मुख्यालय है, मतलब हेडक्वार्टर। अब नासा ने 12 अप्रैल 1961 को पहली मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान भरी और अंतरिक्ष यात्री एलन शेफर्ड अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अमेरिकी बने। तो ये याद रखें कि कौन थे, तो ये एलन शेफर्ड जी थे जो कि अमेरिका के पहले व्यक्ति बने हैं अंतरिक्ष यात्रा करने वाले। 20 जुलाई 1969 को नासा के अपोलो 11 मिशन नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन विज एडिन को सफलतापूर्वक चंद्रमा पर उतारा गया था। मतलब ये दोनों का नाम था, जो मिशन था उसमें जो रॉकेट वगैरह होंगे उसका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन विज एड्रिन। अब नेक्स्ट जानते हैं एडिलेड अंतर्राष्ट्रीय पुरुष एकल खिताब के बारे में जानते हैं। तो ये किसको मिला है, किन्हें दिया गया है, तो ये नोवाक जोकोविच को दिया गया है जो कि 8 जनवरी 2023 को ये पुरस्कार दिया गया है। अब ये 21 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता ने फाइनल में अमेरिका के सेबेस्टियन कोर्डा को हराकर मैच जीता है। मतलब नोवाक जोकोविच ने इनको हरा दिया है, सेबेस्टियन कोर्डा जी को। और जोकोविच ने ओपन एरा में राफेल नडाल को 92 एटीपी एकल खिताबों की बारी की है। और 2023 में एडिलेड इंटरनेशनल 1 ऑस्ट्रेलिया में खेला जाने वाला एक टेनिस टूर्नामेंट है।
मतलब ये खेला जो होता है ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाता है। अब नेक्स्ट जानते हैं पनामा एक देश का नाम है, उसके बारे में जान लेते हैं। पनामा मध्य और दक्षिण अफ्रीका को जोड़ने वाला स्थल डमरू मध्य पर स्थित एक देश है और पनामा नहर पनामा के 2 हिस्सों में बांटती है और एक आवश्यक शिपिंग मार्ग बनाने के लिए अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को ये जोड़ती है। जो पनामा नहर है वो। पनामा की राजधानी कहाँ पर है? तो ये पनामा सिटी इसकी राजधानी है। इसकी आधिकारिक जो भाषा है स्पेनिश है और इसकी मुद्रा का नाम क्या है? तो ये पनामियन बल्बोआ इसकी मुद्रा है। अब इसे पनामा वीजो के पुराने शहर के खंडहरों और केस्को एंटीगुआ के यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के लिए जाना जाता है। इस देश को पनामा जो देश है। नेक्स्ट जानते हैं रोलर कोस्टर एन अफेयर विद बैंकिंग। ये क्या है? ये एक पुस्तक है जिसका विमोचन किया गया, मतलब लॉन्च किया गया है। ये पुस्तक पत्रकार तमाल बंद्योपाध्याय द्वारा लिखी गई है। ये नाम याद रखें कि ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये तमाल बंद्योपाध्याय के द्वारा लिखी गई है। पुस्तक भारत के वाणिज्यिक और केंद्रीय बैंकरों के जीवन का वर्णन करती है इस पुस्तक में। अब यह पुरस्कार विजेता लेखक और साप्ताहिक कॉलम बैंकर्स ट्रस्ट के कॉलमनिस्ट हैं, मतलब जिन्होंने ये पुस्तक लिखा है वो क्या है? तो ये एक पुरस्कार विजेता लेखक हैं और साप्ताहिक जो कॉलम होता है वो भी ये इनके द्वारा लिखा जाता है। उनकी अन्य पुस्तक में है ए बैंक फॉर द बक है, इसकी और भी पुस्तकें हैं जिनका नाम है, पहला का नाम है ए बैंक फॉर द बक और दूसरा का नाम है सहारा द अनटोल्ड स्टोरी है इनकी पुस्तकें। अब नेक्स्ट जानते हैं चेरचेरा त्यौहार का आयोजन किया गया। तो ये कहाँ पर किया गया है? ये छत्तीसगढ़ में किया गया है। 6 जनवरी 2023 को इसका आयोजन किया गया है छत्तीसगढ़ में। अब इसमें क्या है कि खेती के बाद फसलों को अपने घर ले जाने की खुशी में पोष हिंदू कैलेंडर माह की पूर्णिमा की रात को यह त्यौहार मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो ये पूर्णिमा की रात को मनाया जाता है। अब लोग इस दिन धान के साथ हरी सब्जियां दान करते हैं, मतलब धान भी दान दिया जाता है और हरी हरी सब्जियों को भी इस त्यौहार में दान में दिया जाता है। अब इसमें पौराणिक मान्यता है कि इस दिन भगवान शंकर ने माता अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी थी, मतलब ऐसी ये मान्यता है और इनको मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। तो इतना जान लें चेचरा त्यौहार के बारे में। अब नेक्स्ट जानते हैं गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023। तो ये किनको दिया गया है इसके बारे में जान लेते हैं। तो 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड का आयोजन 11 जनवरी 2023 को लॉस एंजलिस में किया गया था। अब इसमें बेस्ट पिक्चर मतलब ड्रामा किनको दिया गया? तो ये फेबेलमैन्स को दिया गया है। बेस्ट एक्टर मोशन पिक्चर ड्रामा के लिए दिया गया है। एल्विस के लिए ऑस्टिन बटलर को दिया गया है। और बेस्ट एक्ट्रेस किसको दिया गया है? तो ये टार के लिए केट ब्लैंचेट को दिया गया है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। अब बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किनको दिया गया है? तो ये द फेबेलमैन्स के लिए स्टीवन स्पिलबर्ग जी को दिया गया है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। अब बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये अर्जेंटीना 1985 ये पिक्चर का नाम होगा, इनको दिया गया है, जो कि नॉन इंग्लिश लैंग्वेज में ये पिक्चर बनाई गई थी। अब बेस्ट ड्रामा सीरीज किनको मिला है? तो हाउस ऑफ द ड्रैगन को मिला है बेस्ट ड्रामा, जो वेब सीरीज होते हैं वो। अब नेक्स्ट जानते हैं क्या है बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि के बारे में जानते हैं। तो ये कब मनाई गई? तो 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि मनाई गई। तो ये कौन है? 11 जनवरी 1966 को भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रह चुके लाल बहादुर शास्त्री का भारत पाकिस्तान के 1965 युद्ध के समाप्त, मतलब जो 1965 का युद्ध हो रहा था उसको समाप्त करने के लिए पाकिस्तान के साथ ताशकंद घोषणा पर हस्ताक्षर करने के लिए एक दिन
बाद ताशकंद मतलब यूएसएसआर का जो पार्ट था उस टाइम, और अब इसको क्या बोला जाता है, उज्बेकिस्तान बोला जाता है। तो यहीं पर इनका निधन हो गया था। हालांकि निधन नहीं हो गया था, इनको मार दिया गया था कुछ जहर वगैरह खिला के। अब जानते हैं आगे क्या है। शास्त्री जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। इन्होंने 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान जय जवान जय किसान का नारा दिया था। तो ये जय जवान जय किसान का नारा किनके द्वारा दिया गया था, तो ये लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा ये नारा दिया गया था। अब इन्होंने 1966 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था इनको। तो इतना है लाल बहादुर शास्त्री के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। अब नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट क्या है। ओजोन परत ठीक हो रही है, मतलब ऐसा संयुक्त राष्ट्र समर्थित विशेषज्ञों का मानना है कि ओजोन परत अब धीरे धीरे ठीक हो रही है। अब ये निष्कर्ष 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लक्ष्य के अनुरूप है। मतलब जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था उसका जो लक्ष्य है कि निर्धारित किया गया है कि ओजोन परत को ठीक करना है, तो उसी के लक्ष्य के अनुरूप ये बताया जा रहा है। अब रिपोर्ट में कहा गया है कि परत 2045 तक आर्कटिक के ऊपर सामान्य हो जाएगी। मतलब जो ओजोन परत में जो होल हो चुके हैं वो नॉर्मल हो जाएगी 2045 तक। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षयकारी पदार्थ जो होते हैं, मतलब ओजोन को डिस्ट्रॉय करने वाले जो पदार्थ होते हैं, उसके उत्पादन, खपत और उत्सर्जन को विनियमित करने वाला एक बहुपक्षीय समझौता है। और इस पर 1987 में हस्ताक्षर किए गए थे और यह 1989 में मतलब लागू किया गया था। 1987 में हस्ताक्षर हुआ था और 1989 में लागू किया गया था। और इसमें टोटल 197 पार्टियों द्वारा समर्थित यह दुनिया में हर देश द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र की पहली संधि है ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब ये प्रोटोकॉल में किगाली संशोधन का उद्देश्य हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को चरणबद्ध तरीके से कम करना है। मतलब इसका मेन उद्देश्य यही है, HFC जो जिनको बोला जाता है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसको कम करना, मतलब उसके उत्सर्जन को कम करना इसका उद्देश्य। अब नेक्स्ट क्या है, नेशनल रोड सेफ्टी वीक ये मनाया गया। तो ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा 11 जनवरी 2023 से पूरे देश में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया है। अब इसका उद्देश्य क्या है कि स्वच्छता पखवाड़ा के तहत सभी के लिए सुरक्षित सड़कों के मुद्दे पर प्रचार करना है। अब इसमें नुक्कड़ नाटक और संवेदीकरण अभियान चलाए जाएंगे इस नेशनल रोड सेफ्टी वीक के तहत। अब नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया। तो ये कब मनाया गया, तो ये 11 जनवरी को मनाया गया राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। मतलब जो मानव की जो तस्करी की जाती है, बेचा जाता है, खरीदा जाता है, तो उसके प्रति जागरूकता को बढ़ावा करने के लिए इस डे को मनाया जाता है। अब एक अनुमान के अनुसार यह बताया जा रहा है कि हर साल दुनिया भर में 2,25,000 लोग मानव तस्करी के शिकार बनते हैं। मतलब प्रत्येक साल 2,25,000 लोग, ये काफ़ी बड़ा डाटा है। और इतना मानव को बेचा जाता है, खरीदा जाता है और एज ए स्लेव वगैरह के लिए इन सभी को यूज किया जाता है कुछ। अब आगे जानते हैं माइकल पात्रा का कार्यकाल बढ़ा है। तो अब ये कौन है, माइकल पात्रा जी कौन है। तो सरकार ने 15 जनवरी 2023 से 1 वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए माइकल पात्रा को भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया है। मतलब जो डेप्यूटी गवर्नर होते हैं RBI के, उसके रूप में माइकल पात्रा जी को 1 साल और इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नियुक्ति समिति के अध्यक्ष थे और इस पद पर पदोन्नत होने से पहले पात्रा RBI में कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य करते थे। अब माइकल पात्रा मौद्रिक नीति समिति के भी सदस्य हैं। मतलब जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होता है RBI का, उसके सदस्य भी हैं माइकल पात्रा जी। आगे जानते हैं मौद्रिक नीति समिति मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में, जो RBI में होता है।
इसके बारे में जान लेते हैं। तो भारतीय अपनी मौद्रिक नीति के एक हिस्से के रूप में नीतिगत ब्याज दरों को तय करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित एक समिति है जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है। अब इसकी स्थापना 2016 में आरबीआई अधिनियम 1934 में संशोधन करके की गई थी। जो आरबीआई एक्ट 1934 था उसको अमेंड करके ये लाया गया था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को। अब इसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं? टोटल 6 सदस्य होते हैं, जिसमें 3 सदस्य जो होते हैं वो आरबीआई तरफ से होते हैं और प्लस 3 सदस्य गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो टोटल हो गए कितने? 6 सदस्य हो गए हैं। अब सरकार 6 सदस्यों में से 3 को मनोनीत करती है और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में किसी भी सरकारी अधिकारी को मनोनीत नहीं किया जाता है। मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को इसमें नहीं मनोनीत किया जाता है। अगर किया जाएगा तो फिर वो गवर्नमेंट के अनुसार काम करेगी, इसके कारण नहीं किया जाता है। अब इसमें अन्य 3 सदस्य जो होते हैं वो आरबीआई से होते हैं। अब इनकी अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं उनके द्वारा अध्यक्षता की जाती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। तो ये रहा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं उन सभी को मैंने इसमें डिस्कस किया। अब नेक्स्ट जानते हैं, अनुराग कुमार बने ECIL के CMD। अब ये कौन है? तो इनको 9 जनवरी 2023 को इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ECIL भी बोला जाता है, उसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब इस पद पर नियुक्त होने से पहले जो अनुराग कुमार जी थे वो ECIL के कार्यकारी निदेशक के रूप में काम कर रहे थे। मतलब इनको प्रमोशन कर दिया गया है और अब CMD बना दिया गया है। अब नेक्स्ट जानते हैं, उत्तराखंड में महिलाओं के लिए 30% का आरक्षण किया गया है। मतलब जॉब वगैरह के लिए सरकारी नौकरी में 30% का आरक्षण किया गया है उत्तराखंड में। अब ये जो है उत्तराखंड के जो राज्यपाल थे गुरमीत सिंह के द्वारा किया गया है और लोक सेवा महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण विधेयक 2022 को इनके द्वारा मंजूरी दे दी गई है गुरमीत सिंह के द्वारा। मतलब पहले ये कानून पास होता है, उसके बाद लास्ट कहाँ जाता है? तो ये राज्यपाल के पास जाता है। अब जब राज्यपाल अपना सहमति देता है तो वो वहाँ का कानून बन जाता है। अब नेक्स्ट जानते हैं, सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का अवार्ड किनको दिया गया है? तो ये है SS राजमौली की फिल्म RRR जो है ने गोल्डन ग्लोब में नातू नातू के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का अवार्ड जीता है। इसे सर्वश्रेष्ठ गैर अंग्रेजी भाषा की फिल्म में भी नामांकित किया गया था, जिसे अर्जेंटीना 1985 भी इनके द्वारा जीता गया है। अब RRR ने पहले ही न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड्स में राजमौली के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक साहित्य अन्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मान इनके द्वारा जीता गया है। मतलब RRR जो मूवी है वो काफ़ी अवार्ड अभी तक जीत चुके हैं और ये निर्देशित किया गया था SS राजमौली जी के द्वारा। इस फिल्म को डायरेक्ट किया गया था। मतलब इस फिल्म के डायरेक्टर SS राजमौली जी हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के बारे में। तो ये कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये प्रधानमंत्री के द्वारा 7 जनवरी 2023 को एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। अब इससे विभिन्न मापदंडों में पिछड़े जिलों के ब्लॉकों को प्रदर्शन में सुधार लाने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया है। अब ये केंद्रीय बजट 2022-23 में एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की घोषणा की गई थी। मतलब ये 2022-23 की जो बजट तैयार किया गया था तो उसमें इसकी घोषणा की गई थी। अब इस कार्यक्रम के तहत 500 ब्लॉकों को उनके प्रदर्शन के आधार पर तिमाही रैंकिंग के लिए चिन्हित किया जाएगा। मतलब 3-3 महीने के लिए चिन्हित किया जाएगा। अब नेक्स्ट जानते हैं द कश्मीर फाइल्स जो मूवी का नाम है, इसको ऑस्कर 2023 के लिए नामांकित किया गया है। मतलब इनको इस मूवी को ऑस्कर अवार्ड मिलने वाली है। अब ये
जो मूवी है इसका निर्देशन मतलब डायरेक्टर कौन थे, तो ये विवेक अग्निहोत्री जी थे इस मूवी के डायरेक्टर। अब देखते हैं विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। अब इसमें अभिनेता कौन थे, अब अनुपम खेर थे, मिथुन चक्रवर्ती थे, दर्शन कुमार और पल्लवी जोशी ने इस मूवी में काम किया था और इन लोगों को भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी के लिए चुना गया है। अब आगे जानते हैं ऋषभ शेट्टी की कंटारा जो मूवी है और संजय लीला भंसाली की गंगूबाई काठियावाड़ी जो है और पान लनिन की द छेलो शो और एस राजमौली जी की RRR मूवी जो है, इन सभी को ऑस्कर के लिए मतलब चुना गया है। ये जितने भी मूवी हैं इन सभी को। अब नेक्स्ट जानते हैं आत्मकथा अनजान साक्षी का विमोचन किया गया, तो ये किसके द्वारा विमोचन किया गया है और इसके लेखक कौन है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है, तो ये प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा है। का विमोचन किनके द्वारा किया गया है, तो ये क्रिकेटर MS धोनी जी के द्वारा किया गया है। जनवरी 2023 में इसका विमोचन किया गया है। अब पुस्तक की शुरुआत वरिष्ठ पत्रकार TS साफी ने की थी। आत्मकथा प्रोफेसर गफ्फार की यात्रा और समय के साथ शिक्षकों और छात्रों के बदलाव के बारे में ये मतलब बात करता है इस पुस्तक में। अब प्रोफेसर गफ्फार ने कर्नाटक में इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य के रूप में कार्य कर चुका है। ये जो प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार जी हैं ये। अब नेक्स्ट जानते हैं डॉक्टर टेहेमटन ई उदवाड़िया का निधन हो गया है। ये याद रखें कि ये कौन है, डॉक्टर टेहेमटन ई उदवाड़िया, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ये काफ़ी चर्चित थे, तो जान लेते हैं इसके बारे में। भारत में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जनक के रूप में प्रख्यात भारतीय सर्जन और गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर टेहेमटन ई उदवाड़िया का 8 जनवरी 2023 में इनका निधन हो गया है और वह 1972 में सर्जरी में लेप्रोस्कोपी शुरू करने वाले भारत के पहले सर्जन थे और 1990 में विकासशील दुनिया में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करने वाले पहले सर्जन थे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी थे। अब नेक्स्ट जानते हैं संन्यास से रिलेटेड, मतलब कौन कौन से खिलाड़ी जो हैं उस खेल से संन्यास ले चुके हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो पहले हैं दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी ड्वेन प्रिटोरियस ने 9 जनवरी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो ये क्या चीज़ के खिलाड़ी हैं, क्रिकेट के खिलाड़ी हैं ये ड्वेन प्रिटोरियस। अब दूसरे कौन है, गैरेथ बेल ने 9 जनवरी 2023 को पेशेवर फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। और तीसरे हैं जो कि सानिया मिर्जा जी हैं, ये टेनिस से संन्यास लेने की ये भी घोषणा कर दी है और ये दुबई में WTA 1000 कार्यक्रम में ये अपनी घोषणा करती है। तो ये याद रखें कौन कौन से खिलाड़ी संन्यास ले रहे हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं पुस्तक जादूनामा के बारे में। तो ये किनके द्वारा लिखी गई है वो जान लेते हैं। तो ये अनुभवी लेखक गीतकार जावेद अख्तर पर लिखी गई एक पुस्तक है जिसका नाम है जादूनामा का 9 जनवरी 2023 को इसका विमोचन किया गया है। अब इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये अरविंद मंडलोई हैं इनके लेखक। जादूनामा पुस्तक का नाम है और इसके लेखक है अरविंद मंडलोई जी। पुस्तक का नाम जादूनामा रखा गया है क्योंकि जावेद अख्तर के बचपन का नाम क्या था, तो ये जादू था, इसीलिए इस पुस्तक का नाम क्या रखा गया है, जादूनामा। तो ये इतना है पुस्तक जादूनामा से रिलेटेड फैक्ट्स। ये याद रखें कि इनके लेखक कौन है, तो ये अरविंद मंडलोई जी हैं जादूनामा के लेखक। अब नेक्स्ट जानते हैं पुस्तक ब्रेविंग ए वायरल स्टॉर्म, इसके लेखक कौन है,
इसके सह लेखक हैं आशीष चंदोरकर और सूरज सुधीर इसके सह लेखक हैं। अब देख लेते हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने 11 जनवरी 2023 को ब्रेविंग ए वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नामक पुस्तक का इनके द्वारा विमोचन किया गया है और इसके सह लेखक ये जो मैंने बोला। इस पुस्तक में क्या दर्शाया गया है कि कोविड-19 संकट से निपटने में देश की ताकत और क्षमता को इसमें दर्शाया गया है। अब पर्यावरण सप्ताह का उद्घाटन किया गया है। तो ये कब किया गया है? तो ये 12 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में भारत जापान पर्यावरण सप्ताह का उद्घाटन किया गया। अब इस मौके पर पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने जापान के पर्यावरण मंत्री अकिहिरो निशिमुरा के साथ मुलाकात की थी और ये उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट जानते हैं जापान के बारे में। जापान पूर्वी एशिया में स्थित एक द्वीप राष्ट्र है, मतलब ये एक आइलैंड कंट्री है जिसकी मुद्रा क्या है? जापानी येन है जापान की मुद्रा और इसकी राजधानी है टोक्यो और इसके प्रधानमंत्री अभी कौन है? होमियो किशिदा इसके प्रधानमंत्री है। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ये होगा होमियो किशिदा। अब जापान में संसदीय सरकार के साथ एक संवैधानिक राजतंत्र मतलब यहाँ पर चलता है। अब देश 4 मुख्य द्वीपों होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू से मिलकर बना हुआ है, मतलब इसमें 4 आइलैंड टोटल हैं। इनका नाम याद रखें कि होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। यह माउंट फुजी, नागासाकी और हिरोशिमा के लिए जाना जाता है, मतलब इसमें 2 बार परमाणु बम गिराए गए थे, हिरोशिमा में और नागासाकी में। अब नॉमिनल जीडीपी के अनुसार देखा जाए तो ये इसकी दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हालांकि ये आइलैंड नेशन है लेकिन ये दुनिया में अपनी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रखता है। नेक्स्ट जानते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया। तो ये 12 जनवरी को मनाया गया राष्ट्रीय युवा दिवस और ये हर साल मनाया जाता है। भारत में प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और यह दिन स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन का 160वां जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया। वर्ष 1984 में भारत सरकार ने इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया था और राष्ट्र 1985 से हर साल इसे मना रहा है। मतलब 1984 में घोषणा की थी और 1985 से इसको मनाया जा रहा है। वर्ष 2023 की थीम क्या है? तो ये विकसित युवा विकसित भारत इसका थीम है 2023 की थीम। नेक्स्ट जानते हैं स्वामी विवेकानंद की 160वीं जयंती के बारे में। तो ये 12 जनवरी को मनाई गई है। इनका जन्म कब हुआ था? तो ये 1863 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। इनके बचपन का नाम था स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम। 1893 में खेतड़ी राज्य के महाराजा जिनका नाम था अजीत सिंह के अनुरोध पर इन्होंने विवेकानंद नाम अपनाया था। मतलब इन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि आप विवेकानंद नाम रख लो, तो तब से इनका नाम विवेकानंद पड़ गया। अब उन्होंने दुनिया को वेदांत और योग के भारतीय दर्शन से परिचित कराया है। इन्होंने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद जब हो रहा था उस टाइम इनके द्वारा जो भाषण दिया गया था वो काफ़ी चर्चित रहा था और तभी से इनको एक ख्याति प्राप्त हो गई थी। अब वह रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। जो स्वामी विवेकानंद जी थे वो किसके शिष्य थे? तो ये रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य थे और इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट जानते हैं अय्यन्नूर अमन्नूर त्यौहार। तो ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये तमिलनाडु के नीलगिरी में रहने वाली कोटा जनजाति के द्वारा ये त्यौहार मनाया जाता है। अब इस त्यौहार के दौरान यह जनजाति मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए मिट्टी का इकट्ठा करते हैं और ये हर 2 साल में एक बार ही मनाया जाता है ये अय्यन्नूर और अमट्टूर त्यौहार। अब इसमें क्या किया जाता है कि मिट्टी का बर्तन बनाने के बाद वे अपना मंदिर खोलते हैं और फिर इस मिट्टी के बर्तन में भोजन तैयार करके पूरे गांव में मतलब परोसते हैं, बांट देते हैं।
त्यौहार के दौरान पारंपरिक नृत्य भी किए जाते हैं इस त्यौहार के दौरान। अब नेक्स्ट जानते हैं प्रमुख आदिवासी त्यौहार कौन कौन से हैं, इन सभी को भी जान लेते हैं। तो ये मेदाराम जतरा त्यौहार जो है, तो ये कहाँ, तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है जो कि तेलंगाना के दूसरे सबसे बड़े आदिवासी समुदाय कोया जनजाति के द्वारा ये 4 दिनों तक मनाया जाने वाला त्यौहार है, मेदाराम जतरा। अब अगला क्या है, भगोरिया त्यौहार। ये कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है और ये मध्य प्रदेश के जो आदिवासी लोग हैं उनके द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट है मीमकुट त्यौहार, और ये मिजोरम में मनाया जाता है और ये कुकी जनजाति के द्वारा इस त्यौहार को मनाया जाता है। अब सरहुल मनाया जाता है झारखंड में, झारखंड के आदिवासियों के द्वारा ये त्यौहार मनाया जाता है, सरहुल त्यौहार। अब नेक्स्ट जानते हैं हर्बा लाइफ की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, तो ये स्मृति मंधना जी को बनाया गया है हर्बा लाइफ की ब्रांड एम्बेसडर, और ये जनवरी 2023 में इनको बनाया गया है। अब ये वर्तमान में क्या है, ये स्मृति मंधना जी भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की उप कप्तान के रूप में ये अभी हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन के बारे में कि ये एक्चुअली है क्या। तो ये हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन लिमिटेड एक वैश्विक बहुस्तरीय विपणन निगम है जो आहार पूरकों का विकास और बिक्री करता है इनके द्वारा। अब कंपनी 95 देशों में काम करती है, मतलब टोटल 95 कंट्रीज में ये काम करती है हर्बा लाइफ। अब इसके संस्थापक कौन है, तो ये मार्क आर ह्यूज इसके संस्थापक हैं और इसके सीईओ हैं माइकल ओ जॉनसन इसके सीईओ हैं, और मुख्यालय इसका कहाँ पर है, तो ये लॉस एंजिलस यूएसए में इसका मुख्यालय है और इसकी स्थापना फरवरी 1980 में की गई थी, हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन की स्थापना। तो इतना है हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन से रिलेटेड। अब नेक्स्ट जानते हैं पे रूप का मतलब ये लॉन्च किया गया है पे रूप को, तो ये है क्या, तो ये भारत की सबसे तेज भुगतान ऐप पे रूप जनवरी 2023 में इसकी लॉन्च की गई है। पे रूप को वेब 3.0 के अत्याधुनिक तकनीक से बनाया गया है और ये जो सेवा है ये 5 आयामों को सुनिश्चित करती है। अब जनवरी 2023 में पे रूप ने टिकटिंग और बुकिंग सेवाओं की घोषणा कर दी है। तो ये याद रखें कि पे रूप एक्चुअली है क्या, तो ये पेमेंट ऐप है। अब नेक्स्ट जानते हैं वार गेम में पहली महिला पायलट कौन बनी है, तो ये अवनी चतुर्वेदी जी बनी है, वार गेम में भाग लेने वाली पहली इंडियन एयरफोर्स की महिला पायलट बन गई है। अब ये क्या है, पहली महिला फाइटर पायलट स्क्वाड्रन कमांडर अवनी चतुर्वेदी उद्घाटन वायु अभ्यास वीर गार्जियन 2023 में भाग लेगी और ये जापान और भारत के द्वारा ये अभ्यास करवाया जाएगा और ये जापान द्वारा जनवरी 2023 में हायाकुरी एयरबेस में की जाएगी इस अभ्यास का आयोजन। अब नेक्स्ट जानते हैं भारतीय वायुसेना के बारे में जानते हैं। तो यह दुनिया की वायुसेना में तीसरे स्थान पर है, मतलब पूरे वर्ल्ड में ये तीसरे स्थान पर है हमारा इंडियन एयरफोर्स। अब इंडियन एयरफोर्स द्वारा किए गए कुछ प्रमुख ऑपरेशनों में ऑपरेशन विजय है, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन कैक्टस और ऑपरेशन पुमलाय शामिल है जो कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट करवाए गए थे। अब 26 जनवरी 2002 को अर्जन सिंह भारतीय वायुसेना के पहले और अब तक केवल 5 सितारा रैंक के अधिकारी बने हैं। इंडियन एयरफोर्स का मुख्यालय नई दिल्ली में सिचुएटेड है और इसकी स्थापना 1932 में की गई थी। वायुसेना के प्रमुख कौन है, तो ये है VR चौधरी जी हैं वायुसेना के प्रमुख। और इंडियन एयरफोर्स का आदर्श वाक्य क्या है, टच द स्काई विद ग्लोरी है इसका आदर्श वाक्य। तो इतना इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड इसे देख लें। अब नेक्स्ट जानते हैं लाइफ टाइम अवार्ड, तो ये है क्या, ये किसे दिया गया है इसके बारे में जान लेते हैं। तो 11 जनवरी 2023 को जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 15वें संस्करण में अर्पणा सेन को किन्हें दिया गया है, तो ये अर्पणा सेन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
अपर्णा सेन 1961 में सत्यजीत रे की 3 कन्या जो मूवी थी उससे वो डेब्यू किया था और वह निर्देशक और अभिनेत्री के रूप में काम करती है। जो अपर्णा सेन जी हैं वो, जो बंगाली सिनेमा में भी काम करती है और उन्हें 9 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिल चुके हैं अपर्णा सेन जी को। भारत सरकार ने 1986 में अपर्णा सेन को पद्म श्री से भी सम्मानित किया था। तो ये है अपर्णा सेन से रिलेटेड कुछ तथ्य। नेक्स्ट जानते हैं विश्व जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी किया गया है। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने विश्व जोखिम रिपोर्ट 2023 का 18वां संस्करण प्रकाशित किया है। कईवां संस्करण है? तो ये 18वां संस्करण है और यह रिपोर्ट जो है ये वार्षिक रिपोर्ट है, मतलब प्रत्येक साल इसको जारी किया जाता है। इसमें क्या होता है कि यह व्यापार, सरकार और समाज में जोखिम विशेषज्ञों और विश्व के लीडर्स के बीच वैश्विक जोखिम धारणाओं को ट्रैक करती है। और 2023 की रिपोर्ट में ने कॉस्ट ऑफ लिविंग को दुनिया के सामने सबसे बड़े अल्पकालिक जोखिम के रूप में उजागर किया गया है। ये वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 में। अब नेक्स्ट जानते हैं विश्व आर्थिक मंच के बारे में, मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में जान लेते हैं कि ये एक्चुअली है क्या और ये करता क्या है। तो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इसको 1971 में स्थापित किया गया है, जो कि एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में ये कार्य करता है और इसकी स्थापना क्लॉस श्वाब ने की थी और इसका मुख्यालय है कोलोन जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में सिचुएटेड है इसका हेडक्वार्टर। WEF स्विट्जरलैंड के दावोस में एक वार्षिक बैठक आयोजित करता है जो वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के लीडर्स को एक साथ लाता है। अब इसके कुछ रिपोर्ट्स हैं जो कि प्रकाशित किए जाते हैं इनके द्वारा। तो वो कौन कौन से रिपोर्ट हैं? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक, मानव पूंजी रिपोर्ट और वैश्विक जोखिम रिपोर्ट। ये सभी रिपोर्ट इनके द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो ये याद रखें, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा कौन कौन से रिपोर्ट तैयार किए जाते हैं। तो ये सभी रिपोर्ट तैयार किए जाते हैं इनके द्वारा। अब नेक्स्ट जानते हैं जहाज कमला देवी का कमीशन किया गया है। तो ये कहाँ किया गया है? तो ये कोलकाता में इनका कमीशन किया गया है और ये 12 जनवरी 2023 को किया गया है। इसे गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर लिमिटेड के द्वारा डिजाइन और तैयार मतलब निर्माण किया गया था। और कमला देवी 34 समुद्री मील की उच्चतम गति और 15,000 समुद्री मील की अधिकतम तक जाने की क्षमता इसमें है। और यह क्या करती है कि तस्करी रोधी, अवैध शिकार रोधी और आवश्यकता पड़ने पर खोज और बचाव अभियान कर सकती है। ये जो जहाज है कमला देवी जिनका नाम है। अब नेक्स्ट जानते हैं इन्फोसिस के CEO कौन बने हैं और इनको कब बनाया गया है। तो ये 12 जनवरी 2023 को कॉग्निजेंट IT प्रमुख ने इन्फोसिस के पूर्व अध्यक्ष रवि कुमार को अपना CEO और बोर्ड सदस्य नियुक्त करने की घोषणा कर दी है। और रवि कुमार ने ब्रायन हम्फ्रीज का स्थान लिया है, मतलब पहले इन्फोसिस के CEO कौन थे? तो ये ब्रायन हम्फ्रीज थे और अब बन गए हैं रवि कुमार जी। इन्होंने 20 साल तक इन्फोसिस में काम किया है। कितना सालों तक इनके द्वारा काम किया गया है? तो ये 20 सालों तक, तब जाके ये अभी CEO बने हैं। मतलब 20 साल इनके द्वारा कड़ी मेहनत से काम किया गया था, तपस्या किया गया था और अब जाके इनको मिला है। तो ये जान लें। अब नेक्स्ट जानते हैं समुद्रयान मिशन, इनके बारे में जान लेते हैं कि एक्चुअली ये है क्या। तो समुद्रयान मिशन के तहत भारत 3 लोगों को समुद्र तल से 6000 मीटर नीचे भेजेगा। मतलब समुद्र का जो सरफेस लेवल है उससे 6000 मीटर नीचे भेजा जाएगा टोटल 3 लोगों को, और ये भारत के द्वारा भेजा जाएगा। इन्हें खनिज जैसे संसाधनों की खोज के लिए भेजा जाएगा और ये मत्स्य 6000 नामक वाहन में इन लोगों को भेजा जाएगा। और वाहन को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के तहत
राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। मतलब ये जो मत्स्य 6000 नामक जो वाहन है ये किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? तो ये राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई के द्वारा डिजाइन किया गया है। अब नेक्स्ट जानते हैं राकेश शर्मा का जन्मदिन कब मनाया गया। तो ये 13 जनवरी को राकेश शर्मा का जन्मदिन मनाया गया। विंग कमांडर राकेश शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1949 ईस्वी को हुआ था और वह भारतीय वायुसेना के पूर्व पायलट भी हैं। 1984 में शर्मा अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय नागरिक बने थे जब उन्होंने 3 अप्रैल 1984 को कजाक सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक में बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से लॉन्च किए गए सोवियत रॉकेट सोयूज T-11 में सवार होकर उड़ान भरी थी। रॉकेट का नाम क्या था? तो ये सोयूज T-11 नामक रॉकेट में ये सवार थे और अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले ये पहले भारतीय नागरिक बन गए। अब नेक्स्ट क्या है? बाजरा उत्सव मनाया गया। तो ये कहाँ मनाया गया? तो ये गुजरात की राजधानी गांधीनगर में 11 जनवरी को बाजरा उत्सव मनाया गया। अब राज्य में बाजरा के उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बताया कि शहरी क्षेत्र में लोगों को बाजरा के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करने के लिए राज्य 8 शहरों में मेगा सिटी मिलेट एक्सपो का आयोजन करेगी। मतलब ये मुख्यमंत्री जी ने बोला है। किसानों को बाजरा उगाने के लिए फसल प्रणाली आधारित प्रशिक्षण दिया जाएगा इसके तहत। अब आगे जानते हैं हॉकी वर्ष ये एक्चुअली है क्या। तो हॉकी इंडिया ने 13 से 29 जनवरी 2023 से भुवनेश्वर और राउरकेला में पुरुषों और विश्व कप के लाइव प्रसारण के लिए एक नया मेटावर्स उत्पाद जिसका नाम है हॉकी वर्ष इसको लॉन्च किया है। तो ये हॉकी इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब हॉकी इंडिया के बारे में जान लेते हैं। यह भारत में पुरुषों और महिलाओं दोनों हॉकी के लिए सभी गतिविधियों की आयोजन और संचालन करता है। इसका गठन 2008 में किया गया था और यह अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ से संबंध है। मतलब इसका संबंध किससे है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ से। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ इसका स्थापना किया गया था हॉकी इंडिया का ही स्थापना किया गया था 2000 में। इसका गठन किया गया था 2008 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये नई दिल्ली में इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर सिचुएटेड है और इसके अध्यक्ष जो हैं दिलीप तिर्की अभी प्रेजेंट के अध्यक्ष हैं और इसके सीईओ हैं एलेना नॉर्मन। इसके सीईओ हैं सचिव है भोलानाथ सिंह और पुरुषों का कोच है ग्राहम रीड है और महिला का कोच है जेनेके शॉपमैन है। महिलाओं के लिए जो कोच होता है मतलब पुरुष के लिए अलग कोच और महिला के लिए अलग कोच बनाए गए हैं। तो ये है हॉकी इंडिया से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, देख लें एक दो बार। अब नेक्स्ट जानते हैं छात्र संचालित उत्सव सारंग का आयोजन किया गया है। तो ये कहाँ शुरुआत किया गया है? तो ये IIT मद्रास में शुरू किया गया है जो कि 11 जनवरी 2023 को शुरू किया गया है और ये सारंग का 28वां संस्करण है जो कि भारत के सबसे बड़े छात्रों द्वारा संचालित ये उत्सव है। अब इसमें सारंग 2023 में देश भर के 500 कॉलेजों की भागीदारी के साथ 100 से अधिक कार्यक्रम इस उत्सव में आयोजित करवाए जाएंगे। यह उत्सव 15 जनवरी 2023 तक आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट जानते हैं IIT मद्रास के बारे में, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास चेन्नई तमिलनाडु जो कि भारत में स्थित एक सार्वजनिक तकनीकी विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है। इसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त है। मतलब राष्ट्रीय महत्व का इसका मान्यता प्राप्त है। यह सरकार द्वारा स्थापित तीसरा IIT था, IIT नहीं IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसका फुल फॉर्म होता है। और यह जो है जर्मनी की सरकार से तकनीकी और वित्तीय सहायता के साथ इसका स्थापना किया गया था। 1959 में इसको स्थापित
किया गया था और इसके अध्यक्ष कौन है, तो ये पवन कुमार योगन का इनके अध्यक्ष है और इसके निर्देशक है कामकोटि विजय नाथन, इसके निर्देशक हैं प्रेजेंट में। अब नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट क्या है, राजा कॉन्स्टेंटाइन सेकेंड का निधन हो गया। अब ये कौन है, इनके बारे में जान लेते हैं। राजा कॉन्स्टेंटाइन जो है, तो ये 1974 तक ग्रीस पर शासन करने वाले ग्रीस के पूर्व और अंतिम राजा कॉन्स्टेंटाइन सेकेंड का जनवरी 2023 में एथेंस, जो कि ग्रीस में सिचुएटेड है, वहाँ पर इनका निधन हो गया। और इनका जन्म हुआ था 2 जून 1940 को एथेंस ग्रीस के पास साइखिको में इसका जन्म हुआ था। 1960 के रोम ओलंपिक में इन्होंने नौकायन में भाग लिया और ड्रैगन वर्ग में इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया था। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य के रूप में चुना गया था और 1963 में IOC के सदस्य बने थे। तो ये काफ़ी फेमस पर्सनालिटी थे। अब आगे जानते हैं, ग्रीस के बारे में जान लेते हैं। ग्रीस आधिकारिक तौर पर हेलेनिक गणराज्य दक्षिण पूर्व यूरोप का एक देश है और यह यूरोप, एशिया और अफ्रीका के चौराहे पर स्थित है। मतलब इसके अगल बगल में यूरोप है, एशिया है और अफ्रीका सिचुएटेड है। अब ग्रीस यूरोपीय समुदायों में शामिल होने वाला 10वां राज्य था और 2001 के यूरोजोन का हिस्सा ये ग्रीस है। अब ग्रीस के राष्ट्रपति कौन है, तो ये कतेरिना अस्केलोपोलो इसके राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस इसके प्रधानमंत्री हैं। ये नाम काफ़ी अजीब अजीब के हैं, जिसको उच्चारण करना काफ़ी थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अब इसके राजधानी कहाँ पर है, तो ये एथेंस इसकी राजधानी है। इसकी राष्ट्रभाषा है ग्रीक, इसकी राष्ट्रभाषा है। अब नेक्स्ट जानते हैं, मंत्री शरद यादव जी का निधन हो गया है। तो ये काफ़ी दुखद वाली बात है। ये पूर्व केंद्र मंत्री और जनता दल जो RJD होता है उसके नेता थे, जो कि 75 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया और ये 12 जनवरी को इनका निधन हुआ था। वे 1989 में उत्तर प्रदेश की बदायूं संसदीय सीट से निर्वाचित हुए थे। उन्होंने 1999 से 2004 तक केंद्रीय नागरिक विमानन, उपभोक्ता कार्य एवं खाद्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया था और वह 1991, 1996, 1999 और 2009 में बिहार के मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र से चुने गए थे। तो ये काफ़ी फेमस पर्सनालिटी थे। नेक्स्ट आप जानते हैं, इबोला रोग का अंत की घोषणा किया गया। तो ये किसके द्वारा किया गया, तो ये युगांडा के द्वारा किया गया है। ये घोषणा की इबोला रोग का अंत यहाँ पर कर दिया गया है और ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जारी एक बयान में ऐसा कहा गया है। अब इबोला रक्तस्रावी बुखार मनुष्यों में एक दुर्बल, गंभीर और घातक बीमारी है और ये वायरस जंगली जानवरों से इंसानों में फैलता है, जो इबोला वायरस होता है। अब नेक्स्ट जानते हैं इबोला वायरस रोग के बारे में। यह एक जानलेवा बीमारी है जो ज़्यादातर अफ्रीकी महाद्वीप में होता है और जो इबोला वायरस पहली बार 1976 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला नदी के पास खोजा गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। यह आमतौर पर लोगों और अमानवीय प्राइमेट जैसे बंदर और चिंपैंजी को प्रभावित करता है और टेरोपोडिडे परिवार ने फ्रूट चमगादड़ प्राकृतिक इबोला वायरस के वाहक हैं। जो ये टेरोपोडिडे परिवार के जो चमगादड़ सब हैं, ये इसके वाहक हैं। इसके वायरस जो होता है इबोला वायरस के, उसके वाहक। इरवेबो टीका रोग को रोकने में अत्यधिक प्रभावी रहा है। मतलब ये जो टीका है वो इबोला वायरस को रोकने के लिए बहुत ही प्रभावी है। अब आगे जानते हैं युगांडा के बारे में। यह पूर्वी अफ्रीका में एक एक स्थल रुद्ध देश है, जो कि विविंडी राष्ट्रीय उद्यान, एक प्रसिद्ध पर्वत गोरिल्ला अभ्यारण्य यहाँ पर सिचुएटेड है युगांडा में। इसने 9 अक्टूबर 1962 को यूके से स्वतंत्रता प्राप्त किया है। मतलब पहले ये यूके के गुलाम में रहता था, लेकिन 9 अक्टूबर 1962 को इसको स्वतंत्रता मिली है।
इसकी राजधानी है कंपाला। मुद्रा इसकी क्या है, तो युगांडा शिलिंग इसकी मुद्रा है। और इसके राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो ये है योवेरी मुसेवेनी इसके राष्ट्रपति का नाम है। और इसके प्रधानमंत्री का नाम है और रोबिना नबांजा इसके प्राइम मिनिस्टर हैं। और इसकी राष्ट्रभाषा क्या है, तो ये स्वाहिली अंग्रेजी इसकी राष्ट्रीय भाषा है। अब नेक्स्ट जानते हैं कैप्टन सुरभि जखमोला जी के बारे में। ये कौन है, तो ये भारतीय सेना की 177 इंजीनियर रेजिमेंट की अधिकारी कैप्टन सुरभि जखमोला जनवरी 2023 में किसी विदेशी परियोजना पर तैनात होने वाली सीमा सड़क संगठन मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अधिकारी बन गई है। इन्हें भूटान में प्रोजेक्ट दंतक के तहत बीआरओ द्वारा तैनात किया गया है और सीमा संपर्क को बेहतर बनाने के लिए 2015 में बीआरओ को पूरी तरह से रक्षा मंत्रालय को सौंप दिया गया। मतलब जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है वो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है और ये एक्चुअली करता क्या है कि बॉर्डर इलाके में कंस्ट्रक्शन वगैरह, बेज रोड वगैरह इस सब का निर्माण करवाता है बीआरओ। अब नेक्स्ट जानते हैं ई बैंक गारंटी सुविधा लॉन्च की गई। तो ये भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के द्वारा 12 जनवरी 2023 को नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NESL बोला जाता है, के साथ मिलकर ई बैंक गारंटी सुविधा शुरू की है। नेक्स्ट क्या है, पुस्तक इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज का विमोचन किया गया है। तो ये एक प्रसिद्ध फिल्म समीक्षक और लेखिका शुभ्रा गुप्ता ने जनवरी 2023 को अपनी नई किताब जिसका नाम है इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज की घोषणा की है। मतलब ये लिखा गया है शुभ्रा गुप्ता जी के द्वारा लिखा गया है और इसमें अभिनेता इरफान खान के जीवन और उपलब्धियों से रिलेटेड डिस्कशन किया गया है। अब नेक्स्ट जानते हैं करंट अफेयर्स से कुछ पॉइंट्स हैं, ये सभी इनको जान लेते हैं। ताइवान ने 9 जनवरी 2023 को पारित किया अपना चिप, मतलब जो माइक्रो चिप्स होता है जो मोबाइल वगैरह में यूज किया जाता है, उसके अधिनियम को पारित कर दिया है ताइवान सरकार के द्वारा। अब थिरू एस नदेसन श्रीलंका प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है इनको। मतलब ये श्रीलंका के रहने वाले थिरू एस नदेसन, जिसको जो ये 2023 का प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ था उसमें इनको सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्या है, स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन्स ने विकसित किया भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन। तो ये स्टार्टअप IG ड्रोन्स के द्वारा विकसित किया गया है। अब केंद्र सरकार ने 13 जनवरी 2023 को शिलोंग मेघालय में ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये घोषणा की गई है मेघालय में। नेक्स्ट जान लेते हैं मेघालय के बारे में। मेघालय का गठन 21 जनवरी 1972 को असम राज्य से 2 जिलों यूनाइटेड खासी और जयंतिया हिल्स और गारो हिल्स को अलग करके ये किया गया है। मतलब इसका गठन किया गया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये जान लें कि जयंतिया हिल्स और गारो हिल्स और खासी हिल्स कहाँ पर सिचुएटेड है, तो ये मेघालय राज्य में सिचुएटेड है ये सभी हिल्स। अब ब्रिटिश शाही अधिकारियों ने इसे पूर्व का स्कॉटलैंड नाम दिया है। मतलब मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड नाम दिया गया है ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा। पूर्वोत्तर परिषद का सचिवालय शिलोंग में सिचुएटेड है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है और इसके मुख्यमंत्री कौन है, तो ये कॉनराड संगमा इसके प्रेजेंट मुख्यमंत्री CM है। और यहाँ का राष्ट्र पशु क्या है, तो ये धूमिल तेंदुआ मेघालय का राष्ट्रपति है और यहाँ के राज्यपाल है BD मिश्रा जी, अभी प्रेजेंट में यहाँ के राज्यपाल हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं ताइवान। ताइवान या फिर चीन गणराज्य, जिसको रिपब्लिक ऑफ चाइना बोला जाता है, पूर्व एशिया का एक देश है। इस द्वीप को 1683 में चीन के किंग राजवंश द्वारा कब्जा कर लिया गया था और 1995 में जापान के साम्राज्य को सौंप दिया गया था। इसीलिए चीन ये दावा करते रहता है कि ये जो ताइवान है ये चाइना का हिस्सा है और चीन कोशिश करते रहता है कि इसको अपने में मिला लिया जाए ताइवान को। अब जानते हैं मेनलैंड चीन द्वारा ताइवान पर दावा किया जाता है, यही बात जो मैंने अभी बोला। अब इसकी ताइवान की राजधानी कहाँ पर है, तो ये ताइपे शहर पर है इसकी राजधानी।
राष्ट्रपति इसके हैं तसाई इंग वेन, इसके राष्ट्रपति हैं। और इसकी जनसंख्या टोटल है 2.36 करोड़ 2020 के अनुसार इसकी टोटल जनसंख्या है। और इसका मुद्रा मतलब करेंसी क्या है, तो न्यू ताइवान डॉलर इसकी करेंसी है ताइवान की। अब नेक्स्ट जानते हैं तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है, तो ये ए शांति कुमारी जी बनी है तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव। और इसको जनवरी 2023 में नियुक्त किया गया है। अब शांति कुमारी जो है वो 1989 बैच की अधिकारी है जो आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। और उन्होंने पहले 2 साल तक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में काम भी किया है, इनके द्वारा काम किया गया है। नेक्स्ट जान लेते हैं तेलंगाना के बारे में। यह भारत का 11वां सबसे बड़ा राज्य और 12वां सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना की अर्थव्यवस्था भारत की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में गिनी जाती है। अब यहाँ की हैदराबादी व्यंजन, काकतीय वास्तुकला, यूनेस्को के रचनात्मक गैस्ट्रोनॉमी शहर और यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में इसको डाला गया है। अब जानते हैं तेलंगाना की स्थापना कब की गई थी, तो ये 2 जनवरी 2014 को इसकी स्थापना की गई थी। इसके राज्यपाल हैं तमिलिसाई सौंदर राजन, इसके राज्यपाल हैं। और इसकी राजधानी कहाँ पर है, तो हैदराबाद में इसकी राजधानी है। और इसके मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव, इसके सीएम है तेलंगाना के। अब नेक्स्ट जानते हैं गंगा सागर मेला के बारे में, जो कि हाल ही में इसको आयोजित किया गया था। तो ये पश्चिम बंगाल में मकर संक्रांति मनाने के लिए 14 जनवरी 2023 को वार्षिक गंगा सागर मेला का आयोजन किया जाएगा, मतलब किया गया है। यह कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है जो गंगा सागर मेला है। गंगा सागर गंगा डेल्टा में एक द्वीप है जो बंगाल की खाड़ी के महाद्वीपीय शेल्फ पर स्थित है। हालांकि सागर द्वीप सुंदरबन का एक हिस्सा है, लेकिन इसमें बाघों का आवास या मैंग्रोव वन या छोटी नदी सहायक नदियां नहीं पाई जाती है गंगा सागर डेल्टा में। तो ये था दोस्तों पूरे 9 जनवरी से 14 जनवरी तक के जितने भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड इम्पोर्टेंट मतलब पॉइंट्स थे, उन सभी को मैंने डिस्कस किया। हालांकि इसमें ज़्यादा समय लगा क्योंकि पूरे सप्ताह का करंट अफेयर इस वीडियो में सम्मिलित है। और इस वीडियो को देखने के बाद और ये PDF रीड करने के बाद मुझे नहीं लगता है कि कोई और चीज़ पढ़ने चाहिए करंट अफेयर के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए इंडियन जीएस को अभी तक, वो सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे इस चैनल के थ्रू। और PDF के लिए ज्वाइन करें टेलीग्राम लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, टेलीग्राम लिंक। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।